हेलो नमस्ते, मैं हूँ मनीषा, वेलकम टू आरएस ओनली और आज अपना टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन, राइट? तो अपन ने बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी करे हैं, हवाएं चलती हैं, कैसा टेम्परेचर है, कैसा वहां पर साइक्लोनिक सिस्टम है, ठंड है, गर्मी, एवरीथिंग, ठीक है? बी वेरी केयरफुल। धरती के ऊपर कोई भी जियोमोर्फोलॉजिकल या फिर जियोफिजिकल कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उसका प्राइमरी रीजन हीट है। या तो वो धरती के अंदर की गर्मी होगी या फिर वो सूरज से मिलने वाली गर्मी होगी। ओके, राइट। आज अपन पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन के बाद में मैं आपके लिए सॉइल लेकर आऊंगी। सॉइल अपन थोड़ा डिटेल में देखेंगे, सॉइल के कारण ही उसके बाद अपन एग्रीकल्चर थोड़ा आसानी से कर पाएंगे। सॉइल बहुत डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर डिटेल में है, तो एग्रीकल्चर तक सक्सेसफुली पहुंचने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड सॉइल। और सॉइल से पहले देखेंगे कि जहां पर भी उस एग्रीकल्चर को अपन को पढ़ना है वहां पर एक्चुअली वेजिटेशन कैसी है, और नेचुरल वेजिटेशन आपके सिलेबस का एक सेपरेट पॉइंट है। वर्ल्ड का नेचुरल वेजिटेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? राइट। आज अपन पढ़ेंगे बायोम्स। आज अपन पढ़ेंगे बायोम्स, इकोसिस्टम, स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडेप्टेशंस। नाउ एक्सक्यूज मी, ये सॉरी ये और ये थोड़ा डिटेल में देखेंगे। एडेप्टेशंस मैं आपको हिंट्स दूंगी, मैं आपको होमवर्क भी दूंगी। आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट इट अगर आप इस चीज को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट में खुद भी पढ़ो। क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ सुन के समझ के नहीं होगा। यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू नो, यू नीड टू रिवाइज, रिमेंबर, ये सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी। तो एडेप्टेशंस मैं आपको हिंट्स दूंगी, मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी, लेकिन उनको एग्जाम्पल्स को डिटेल में थोड़ा आपको अलग से देखना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, एमसीक्यूज में डायरेक्ट पेड़ का नाम दे देंगे और बोलेंगे दुनिया के कौन से बायोम में ये पेड़ पाया जाता है। पर ये चीज लेकिन आपको एडेप्टेशंस ठीक से करने पड़ेंगे। बायोजियोग्राफी में लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको अपन पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के लिए। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है? इकोलॉजिकल पिरामिड्स आपके लिए जरूरी हैं जानना, कितने तरीके के पिरामिड्स होते हैं, क्यों अलग अलग तरीके के हैं, कहाँ पे कैसा पिरामिड पाया जाता है। एनर्जी का पिरामिड अलग होता है, बायोमास का पिरामिड अलग होता है, उसके बाद में स्पीशीज के जो नंबर ऑफ क्या कहते हैं इंडिविजुअल्स हैं उनका पिरामिड अलग होता है। इकोसिस्टम के बेसिस पे पिरामिड्स अलग होते हैं, ठीक है? तो पिरामिड्स अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में बायोम्स, बायोम से स्टार्ट कर लेते हैं। बायोम का मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होता है एक ऐसा इलाका जहां पर एक टाइप का क्लाइमेट हो, वहां पर एक पर्टिकुलर टाइप का वेजिटेशन पाया जाए, पर्टिकुलर टाइप का आपके पास में फौना हो, यानी कि एनिमल्स हो। यही होता है बायोम। और बायोम हमने मेजरली कुछ कैटेगरीज डिवाइड कर रखी हैं। इतने तरीके के बायोम होते हैं। कुछ फॉरेस्ट सॉरी कुछ बुक्स में आपको टाइगा बायोम भी देखने को मिलेगा। टाइगा बायोम को ही अपन बोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं, राइट? ये लिखा हुआ है, दैट इज व्हाट टाइगा बायोम इज ऑल अबाउट। सवाना, सवाना मतलब ग्रासलैंड्स, राइट? आपने मेरी अगर फर्स्ट क्लास ली है, डेजर्ट्स नहीं, हाँ डेजर्ट्स एंड प्लेन्स, यानी कि सेकंड क्लास जो क्रैश कोर्स की जो सेकंड क्लास है उसमें डेजर्ट्स और प्लेन्स थे। प्लेन्स में मैंने आपको बताया था सवाना ग्रासलैंड्स क्या होते हैं। वर्ल्ड मैप में अपन ने देखा था कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। जैसे प्रेरीज है, स्टेपीज है, उसी तरीके से सवानास जो है वो एक ब्रॉड ग्रासलैंड है, ये एक तरीके का बायोम होता है। उसके बाद में है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नाम से पता चल रहा है ऐसी जगह, रेन फॉरेस्ट मतलब जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है और उसके कारण होने वाली अपन को फॉरेस्ट सिस्टम देखने को मिलते हैं। और ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक्स के अंदर अंदर होने वाला काम है, राइट? इसके अलावा अपन के पास में मरीन बायोम है। मरीन मतलब समंदर के अंदर पाया जाने वाला। ओके। डेजर्ट्स नाम से पता चल रहा है टेम्परेट, जहां पर ठंड पड़ती है, बर्फ जमती है। फ्रेश वाटर, लेक्स, रिवर्स, इनकी बात हो रही है। ग्रासलैंड्स, ये ग्रासलैंड्स और ये ग्रासलैंड्स अलग अलग नहीं है, टेक्निकली दोनों ग्रासलैंड्स सेम हैं। ये वाले ग्रासलैंड्स जो हैं सेवानास, एक पर्टिकुलर टाइप का नाम है जो कहीं पे एक जगह पाए जाते हैं। वर्ल्ड मैप में देखेंगे समझ में आ जाएगा। और ये ग्रासलैंड्स प्रेरीज और स्टेपीज को भी साथ में लेके डिवाइड होता है। बोरियल को दूसरा नाम दिया गया है टाइगा, TAIGA, यहां लिखू मैं TAIGA, टाइगा। और लास्ट में है टुंड्रा। कुछ नहीं होता यहाँ पे टुंड्रा में एब्सोल्यूट सर्दी होती है, बर्फ होती है। मॉसेस लाइकेंस अगर मिलने होंगे तो मिल जाएंगे, अदरवाइज वो भी नहीं है। पर्मा फ्रॉस्ट की कंडीशन होती है। किसकी कंडीशन होती है? PERMA, पर्मा, FROST, फ्रॉस्ट मतलब बर्फ, सर्दी। और पर्मा मतलब परमानेंटली, तो जहां पर परमानेंटली बर्फ होती है उन जगहों को अपन टुंड्रा फॉरेस्ट बायोम बोलते हैं। ये है मेन बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके मैंने दो मैप लगाए हैं, विच एवर यू फील लाइक रीडिंग बेटर, जिसका कलर ग्रेडियंट आपको ज्यादा पसंद आता है। पीपीटी आपको मिल जाएगी, ऐप के ऊपर जाना है। RS ओनली की ऐप डाउनलोड करो, ऐप के ऊपर जाओगे
जो भी वहां पर क्रैश कोर्स की जो 60 डेज वाली क्लासेस चल रही हैं जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, यू विल फाइंड मी टीचिंग ज्योग्राफी ओवर देयर। तो जिस भी क्लास को आप क्लिक करोगे उसी क्लास के साथ में एसोसिएटेड आपको इसी क्लास में यूज की गई पीपीटी मिल जाएगी। डोंट वरी अबाउट दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मैं आपको ये साथ में सबमिट करवाऊंगी, ठीक है ना, जब भी देखोगे। सो इस आई फाउंड दिस मैप अ लिटिल बेटर बिकॉज ऑफ कलर ग्रेडियंट। तो बाकी आपको जो अच्छा लगता है, वट एवर यू फील लाइक यूजिंग, आप उसमें से इसको पढ़ सकते हो। आइस शीट एंड पोलर डेजर्ट आर्कटिक सर्कल पे है और एंटार्क्टिक पे है और ग्रीनलैंड के ऊपर है, राइट। टुंड्रा अभी अपन ने देखा है, परमाफ्रॉस्ट को बोलते हैं। टुंड्रा आपको मिलेगा नॉर्दर्न कनाडा, थोड़ा पार्ट ऑफ अलास्का, साइबेरिया, राइट। फिर है टाइगा। टाइगा में बर्फ जमती है, नो डाउट अबाउट दैट, बट बीच में एक ऐसा सीजन आता है जब वो बर्फ मेल्ट हो जाती है और कुछ फॉरेस्ट आपको वहां पर डेवलप होते हुए मिलेंगे, जिसमें कोनिकल शेप के पेड़ होते हैं। क्यों? क्योंकि बर्फ गिरेगी तो अगर पेड़ अगर कैनपी वाला होगा तो क्या होगा, बर्फ उसके ऊपर टपक जाएगी, ठीक है। और फिर वो जो टहनियां होती हैं वो बहुत हल्की होती हैं, वो उस बर्फ का वजन नहीं झेल पाएंगी तो पेड़ टूट जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो फिर पेड़ों ने क्या किया, अडॉप्ट कर लिया अपने आप को, जैसा मौसम वैसा मेरा बेस, ठीक है। तो पेड़ ऐसे कोनिकल शेप के होते हैं, तो जो भी बर्फ गिरती है वो पेड़ों के ऊपर ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाती, वेट नहीं रख पाती, तो फिर वो बर्फ शेड हो जाती है और पेड़ अपनी शेप और अपनी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। उसी तरह से होता है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट देखना ब्राउन कलर का है, देखें इससे कर लेते हैं। ओ ओ रेड तो यहाँ ऑलरेडी है, तो ब्लू कर ले, डार्क ब्लू कर लेते हैं। दिस इज माउंटेन फॉरेस्ट, दिख रहा है, बहुत ही स्पेसिफिकली इधर मिलेगा। और कुछ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एंडीज में आपको माउंटेन फॉरेस्ट मिलेंगे, राइट। ये है माउंटेन फॉरेस्ट जहां पे माउंटेन्स हैं। फिर मिक्स्ड और डेसिडियस फॉरेस्ट, डार्क ग्रीन दिख रहा है। दिस 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 यूरोप, नॉर्वे, थोड़ा सा आइसलैंड, राइट, और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, साफ ही नजर आ रहा है, जस्ट सहारा के जस्ट नीचे यहाँ पे है। ब्राजील फॉर ऑब्वियस रीजंस, पैनामा कैनाल ऑब्वियसली, साउथ ईस्ट एशिया, है ना। उसके बाद में है स्टेपीज। स्टेपीज ग्रासलैंड्स होती हैं, प्रेरीज ग्रासलैंड्स होते हैं। तो ये रहा स्टेपीज। और ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज के जस्ट साउथ में आपको स्टेपीज मिल जाएंगे। पैटागोनिया डेजर्ट के नॉर्थ में आपको स्टेपीज मिल जाएंगे, यानी सवाना ग्रासलैंड्स मिल जाएंगे, स्टेपी ग्रासलैंड्स मिल जाएंगे। और ईस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाएंगे। उसके बाद में है सवाना ग्रासलैंड्स। सवाना ग्रासलैंड्स दिस यहाँ पर ही है आपका कालाहारी डेजर्ट भी, जहां पर नेशनल ज्योग्राफिक वाले बहुत ज्यादा शूटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। सदर्न पोर्शन ऑफ ब्राजील। इसके अलावा आपके पास में है वेनेजुएला। वेनेजुएला में आपके सवाना ग्रासलैंड्स हैं। और लास्ट में इंडिया। इंडिया को सवाना ग्रासलैंड्स की कैटेगरी में ही प्लेस किया जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अपन नहीं है अगर ग्रासलैंड्स की बात करें तो। और अगर फॉरेस्ट की बात करनी है तो हमारे यहाँ पे है मॉनसून टाइप ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। अभी देख लेते हैं फिर आ जाएगा समझ में। और लास्ट में है, ठीक है, डेजर्ट आई गया। डेजर्ट आपको दिख रहा है, दिस इज द होल ऑफ सहारा। ये कौन सा है, टकला मकान डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, ठीक है। ये कौन सा है, थार डेजर्ट एंड ईरानियन डेजर्ट, दिस इज अरेबियन डेजर्ट, दिस इज ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। और डेजर्ट यहां पर है आपके पास में, नहीं दैट इज नॉट डेजर्ट, दैट इज नॉट डेजर्ट, आई थिंक मैं भूल गई। यहाँ पे रॉकीज है, आई एम सॉरी, दिस इज रॉकीज, ROCKIES, रॉकी माउंटेन्स हैं। तो यहाँ पे भी माउंटेन फॉरेस्ट है। डेजर्ट ये रहा, पैटागोनिया और एटाकामा डेजर्ट के बॉर्डर्स पे, है ना। और ये आपके पास में नाइजर डेजर्ट भी है। फिर है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन सी कहां पर है, ये रहा। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहां पे होगा, यही होगा। एंड जस्ट वेरी वेरी बॉटम पोर्शन जहां पर बॉन्डाई बीच है ऑस्ट्रेलिया का, जहां पर अभी रिसेंटली टेरर अटैक हुआ था, वो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट को ही सपोर्ट करती है जगह, ठीक है। दिस वाज द मैप। ये एग्जैक्ट सेम चीज इसमें भी है, ओके। तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ सो दैट जब आप पीपीटी डाउनलोड करके पढ़ो तो पीपीटी में आपको ये लाइनें वाइनें ना नजर आए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हो गए अपने फॉरेस्ट। ये है अपने पास में ट्रॉपिकल। अब ये अलग अलग मैप्स हैं लेकिन अलग अलग फोकस्ड मैप्स हैं, तो इसमें आप और अच्छे से देख सकते हो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पाए जाते हैं, अमेजोन रिवर बेसिन दिख रही है, यस। कॉन्गो रिवर बेसिन दिख रही है अफ्रीका में, यस। और साउथ ईस्ट एशिया जहां पर इंडोनेशिया, मलेशिया, बाली और ये सब, जावा, सुमात्रा, ये सब आइलैंड्स हैं, ये आपको दिख रहा है। और कुछ कुछ देखना डॉट्स आपको इंडिया के अंदर भी मिलेंगे। ये है वेस्टर्न घाट्स, हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट्स। हाइट बहुत ज्यादा है,
तो जो रेन शैडो एरिया बनता है वहां पर तो डेजर्ट है, लेकिन जहां पर एक्चुअली बारिश हो रही है वहां पर आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और दूसरा एरिया इंडिया में आपको नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में देखने को मिलेगा। मेघालय कहाँ पे है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है? चेरापूंजी, मौसिनराम वगैरह, ठीक है, ये सारा का सारा पोर्शन आपका रेन फॉरेस्ट में आता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है। ये कौन सा है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, जहां पर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जगहों पे भी मिल सकते हैं, बिकॉज द वाटर इज अवेलेबल। द सेम थिंग इज ओवर हियर। थोड़ा सा ज्यादा कंस्ट्रक्टेड मैप है। दिस वाज अ लिटिल ओल्ड मैप, दिस इज एक्चुअली अ लेटेस्ट मैप, ठीक है, क्योंकि हम जंगल खो रहे हैं दुनिया में से। राइट, इधर आते हैं। ये है ट्रॉपिकल वेट मॉनसून फॉरेस्ट। कॉन्गो रिवर के जस्ट नॉर्थ और साउथ में मॉनसून फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पर वेनेजुएला में आपको मॉनसून फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अ लिटिल बिट ऑफ पोर्शन मेक्सिको का भी मॉनसून फॉरेस्ट का है। इसके अलावा इंडिया में ऑब्वियस सी बात है मॉनसून फॉरेस्ट ही देखने को मिलेगा। मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया और इंडिया के आसपास जो छोटे मोटे कंट्रीज हैं वो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज द ओनली प्लेस ऑफ द वर्ल्ड जहां पर मॉनसून एक सीजन के रूप में पाया जाता है। इंडिया का मैप गलत था। जहां पर मॉनसून एक सीजन के तौर पे साल में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, हवाएं वापस रिट्रीट कर जाती हैं। ये 2 से ढाई महीने बारिश होती है। दूसरे धरती के ऊपर और जगहों पे भी बारिश होती है, लेकिन जैसे ही वेदर अनुकूल होता है, जैसे ही वेदर कंफर्टेबल होता है तो बारिश हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ बहुत पर्टिकुलर एक सीजन है जहां पर साउथ वेस्ट मानसून की हवाएं चलेंगी या फिर रिट्रीटिंग मानसून की हवाएं चलेंगी और पूरे देश में बारिश करेंगी। ओके, तो इसलिए मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको मॉनसून का मिलेगा, वो सिर्फ इंडिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के आसपास अलग से डिफाइंड मिलेगा। इसके अलावा अपन के पास में और जगह है। ये है मेजर ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें सवानास, स्टेपीज और प्रेरीज आपके सामने है। सवानास थोड़े से ड्राई जोन में है, देखो इन जगहों पे सवानास हैं। और कुछ अमेज़न का नॉर्थ और साउथ वाला पोर्शन है, वहां पर भी सवानास हैं ना। सवानास में, अच्छा ठीक है, ये जगहों का नाम भी लिखा हुआ है। आप पीपीटी में देखोगे आपको जगहों का नाम भी मिल जाएगा, कंट्रीज का नाम के समेत में। सवानास में थोड़े से ट्रीज वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, मतलब अच्छे खासे ट्रीज भी होंगे, बहुत लंबे लंबे ग्रासलैंड्स भी होंगे, और जो ग्रासेस होंगी वो इवन हायर देन द हाइट ऑफ मैन ऐसी मिलेंगी। तो सवाना ग्रासलैंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सवाना ग्रासलैंड्स में कैसे ट्रीज पाए जाते हैं, क्या हाइट होती है, कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं। सवाना ग्रासलैंड्स की ही अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट पड़ता है, नामिब डेजर्ट पड़ता है। तो ये टेक्निकली डेजर्ट वाले डेजर्ट्स नहीं होते हैं। हाँ, यहाँ पर पानी की कमी हो जाती है इन द ड्राई सीजन, बट इवन देन यहाँ पर ट्रीज और ग्रासेस आपको मिल जाएंगी। और यहीं पर सबसे ज्यादा आपको चीताज, लेपर्ड्स, लायंस और जो भी मैमल्स हैं, जो कार्निवोरस मैमल्स होते हैं, वो देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर विल्ड बीस्ट मिलेंगे। आपको यहाँ पर कौन सी प्रेरी डॉग्स, सॉरी प्रेरी डॉग्स अमेरिका में है, अभी दूसरी बात करेंगे अपन। विल्ड बीस्ट देखने को मिलेंगे आपको, स्नेक्स देखने को मिलेंगे आपको, एलिफेंट्स जो ह्यूज एनिमल्स, पता नहीं कितने ही स्पीशीज ऑफ ओरेंगुटेन्स और गोरिल्लाज और मंकीज, ये सब देखने को मिलेंगे। ये सारे आपके सवेना ग्रासलैंड्स की प्रॉपर्टी है। उसके बाद में आते हैं प्रेरी। प्रेरी आपको जनरली अमेरिका और बिल्कुल मिडल ऑफ यूरोप से एशिया तक आता हुआ आपको एक एरिया मिलेगा जहां पर प्रेरीज पाए जाते हैं। प्रेरीज में क्या होता है? सेम चीज जो सवेना ग्रासलैंड्स में होती है, पर प्रेरीज में आपको ट्रीज कम देखने को मिलेंगे कंपेयर टू सेवानास। और प्रेरी के लिए फेमस हैं प्रेरी डॉग्स, जो कि आपको अमेरिका में मिलेंगे। अब तो उनको हंट कर दिया काफी कुछों को, लेकिन प्रेरी डॉग्स मिलेंगे। प्रेरी डॉग्स को आप पाल सकते हैं और उनका यूज होता है जनरली काउबॉयज के पास में, कि जो मैं क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ काउबॉय, आई कैन नॉट बी काउबॉय, आई कैन बी काउबॉय, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। एनीवे, तो काउबॉयज के पास में क्या होते हैं? लाइव स्टॉक होता है, कैटल होता है, और जो उनको चराने ले जाएंगे तो फिर वो कहीं भाग ना जाए, तो उनको एक तरह से घेरने के लिए प्रेरी डॉग्स को यूज होता है। जी हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड में भी ये चीजें होती हैं, ठीक है, अमेरिका कोई मार्स पे नहीं है यही है, ठीक है। प्रेरीज हो गए। उसके बाद में है स्टेपीज। इन फेमस फॉर व्हाट? इंडस वैली सिविलाइजेशन हटके वैदिक एज आई थी। कहां से आई थी? क्योंकि ये सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिमूव कर दिया था। मैम वाई आर यू लाफिंग? एस्टेब्लिश थ्योरी है। हाँ, एस्टेब्लिश थ्योरी है, कुछ और प्रूव हो जाएगा तो कल को कोई और थ्योरी आ जाएगी। मेरा विश्वास है भी इस थ्योरी में और नहीं भी है। इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग टू डू। तो स्टेपीज हैं। स्टेपीज और क्या कहते हैं, स्टेपीज इसके आसपास मिलेंगे, प्रेरीज के पास में मिलेंगे आपको। सब सहारन रीजन में आपको स्टेपीज देखने को मिलेंगे, और नॉर्दर्न साउथ अफ्रीका में स्टेपीज मिलेंगे। इसके अलावा सेंट्रल एशिया स्टेपीज का ही इलाका है पूरा का पूरा। बारिश कम होती है, ठंड अच्छी पड़ती है, गर्मी भी अच्छी पड़ती है, थोड़े से एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में आता है। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटैलिटी।
बात करी थी अपन ने, कॉन्टिनेंटैलिटी का मतलब ओशन से प्रोक्सिमिटी कम होती है। आगे चले, इसको रिमूव कर दूं मैं सो दैट दे डोंट क्रिएट कंफ्यूजन विद यू। चलो नेक्स्ट, ये कौन सा है? ये है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। सी, पूरा मेडिटेरेनियन वाला इलाका आपका मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। इसके अलावा जो कैलिफोर्निया वाला पोर्शन है, एटाकामा डेजर्ट का जो वेस्टर्न पोर्शन है जहां पर एंडीज के कारण बारिश हो जाती है, तो एंडीज का लीवे साइड जो है जहां पर बारिश नहीं होती है, रेन शेडो साइड है, वो है एटाकामा डेजर्ट। और एंडीज का जो वेस्ट वाला पोर्शन है वहां पर है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। मन करे तब बारिश होती है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अफ्रीका और सदर्न मोस्ट पॉइंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आपको नॉर्थ में, यूरोप से नॉर्थ में मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं मिलेगा। इसके लिए पानी होना चाहिए बहुत ज्यादा पास में, और वेदर के कारण ही बहुत ज्यादा बारिश होती है। नोटिस वन थिंग, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड ज्यादा है, सदर्न हेमिस्फेयर में पानी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आइसोथर्म्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पतले एरिया में होते हैं और बहुत ज्यादा टिल्ट नहीं करते हैं लैंड के आने पे, तो बारिश होना पॉसिबल हो जाता है। प्लस माउंटेन्स, यहाँ पर भी माउंटेन्स हैं, यहाँ पर ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स हैं और यहाँ पर भी माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो माउंटेन्स आर प्राइमरी रीजन। यहाँ पर रॉकीज हैं, अगेन प्राइमरी रीजन। यहाँ पर आपको एल्प्स वगैरह मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको एटलस माउंटेन्स मिल जाएंगी। तो ये माउंटेन्स वगैरह के आसपास, ये हिंट है, किसी बुक में नहीं मिलेगा कि माउंटेन्स के पास में होते हैं, बट इट्स वन ऑफ द हिंट्स फॉर यू टू रिमेंबर, ठीक है। तो ये हो गए आपके मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। मैम इनकी डिटेल्स, हाँ डिटेल्स आपके जो क्लास नोट्स हैं उसमें आपको मिलेंगी, आपने अटेंड करी होंगी क्लासेस। अगर नहीं भी करी हैं तो किसी भी बुक में आपको इनकी डिटेल्स बहुत आसानी से मिल जाएंगी। आपको ज्यादा जरूरत है इनको प्लेस करना, आइडेंटिफिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ये है ग्रासलैंड्स, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रेरीज, लेनोस पूरा वेनेजुएला ग्रासलैंड्स का ही है। लेनोस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का टाइप होता है। फिर सेवाना ग्रासलैंड्स आपको सदर्न ब्राजील में मिलेंगे। पेम्पाज आपको पैटागोनिया के नॉर्थ में मिलेंगे। अगेन सेवाना ग्रासलैंड्स आपका पूरा का पूरा अफार ट्रायंगल वगैरह कवर होता हुआ सेंट्रल अफ्रीका तक आता है, ठीक है। वेल्ड्स, साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाले ग्रासलैंड्स को वेल्ड्स बोलते हैं। पूजटाज, इटली के नॉर्थ में, स्विट्जरलैंड के साउथ में, इन इलाकों में जो पाई जाने वाले ग्रासलैंड्स हैं उनको पूजटाज बोलते हैं। स्टेपीज, ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। मंचूरियन ग्रासलैंड्स, यहाँ पर जो इलाका है उसको मंचूरियन रीजन बोलते हैं। ये मंगोलिया और नॉर्दर्न चाइना का पार्ट है। यहाँ पर मंचूरियन ग्रासलैंड्स हैं। इंडिया वाले ग्रासलैंड्स को सवाना ग्रासलैंड्स बोलते हैं। और अफ्रीका, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में आपको डाउन्स मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया क्या है? द लैंड डाउन अंडर, ऑस्ट्रेलिया को बोलते भी यही है, द लैंड डाउन अंडर। तो वहां पर डाउन्स मिल जाएंगे और नॉर्दर्न पोर्शन में सवाना मिल जाएगा। और न्यूजीलैंड में आपको कैंटनबरी ग्रासलैंड्स मिल जाएंगे। लाइक आई सेड, पोजीशंस ऑफ दीज ग्रासलैंड्स, ऑल दीज बायोम्स आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। फिर ये है टूंड्रा। टूंड्रा चार तरीके के होते हैं। बेसिक टूंड्रा तो यहाँ पर जो पिंक कलर में है वो दिख ही रहा है। फिर है एल्पाइन टूंड्रा, जहां पर आपको इस तरह की शेप के ट्रीज मिल जाएंगे। तो ठीक है ना, तो ट्रीज कैसे होते हैं? ऐसी शेप के ट्रीज होते हैं, इनको बोलते हैं एल्पाइन टूंड्रा। फिर होता है आर्कटिक टूंड्रा, जो कि परमाफ्रॉस्ट होता है, हमेशा वहां पर बर्फ रहती है। तो दिस पोर्शन इज आर्कटिक, ARCTIC, आर्कटिक, ठीक है। और इसके बाद में है, यहां पर है एंटार्क्टिक टूंड्रा, तो दिस इज एंटार्क्टिक, ठीक है। ये सारे हो गए। अब कुछ एरियाज आपको यहाँ बीच में नजर आ रहे हैं, ठीक है, राइट। ये क्या है? ये है यूराल माउंटेन्स, बहुत हाई माउंटेन्स हैं। दीज आर रियली रियली वेरी हाई माउंटेन्स, यूराल माउंटेन्स, ठीक है, जो कि यूरोप और एशिया को बीच में से काटती हैं। यहां पर आपको क्या मिल रहा है? हिंदू कुश, ठीक है। और बिल्कुल नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ टिबेटन हाईलैंड्स, जो कि बहुत ज्यादा हाइट पे हैं। ये एरियाज जो है, यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है मंगोलियन डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, टेक्लामाकान डेजर्ट, ठीक है, कुनलुन शान वगैरह, ये सारे के सारे आपको यही पाए जाएंगे आपके, राइट। बढ़िया। नेक्स्ट, ये है टाइगा बोरियल फॉरेस्ट। टाइगा मतलब जहां पर हमेशा बर्फ ही रहती है और यहाँ पर कोई आपको ग्रासलैंड्स वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलेंगे, कोई आपको जंगल, कोई ट्रीज, किसी टाइप का कोई एल्पाइन फंक्शन कुछ नहीं देखने को मिलेगा। जगह का नाम लिखा हुआ है, मच ऑफ कनाडा, अलास्का, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, एस्टोनिया, साइबेरिया, स्कॉटलैंड, आइसलैंड, मंगोलिया, जापान एंड कजाकिस्तान, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि इन पूरे पूरे कंट्रीज में यही पाया जाता है। इवन इफ अ पार्ट ऑफ टाइगा और बोरियल ग्रास बायोम इज फाउंड ओवर हियर, तो इन कंट्रीज का नाम लिखा हुआ है। सदर्न हेमिस्फीयर में कहीं पर भी टाइगा आपको नहीं मिलेगा, यानी कि ऐसी जमीन जहां इंसान रहता हो और जहां पर आपको बोरियल ग्रासलैंड्स देखने को मिले, वो सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है।
नेक्स्ट ये हैं डेजर्ट्स, सेम मैप अपन एक बार पहले भी देख चुके हैं। डेजर्ट्स कहाँ पे हैं, किस नाम से हैं? आर्कटिक डेजर्ट है, नॉर्थ अमेरिका में रहना, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं। आर्कटिक डेजर्ट है, उसके बाद में नीचे ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, जो आपका वॉशिंगटन स्टेट वगैरह हो गया, सियाटल वगैरह हो गया, है ना, वहां पर है। उसके बाद में मोहावे डेजर्ट है, सोनोरान डेजर्ट है, शुआवन डेजर्ट है। साउथ अमेरिका में आएंगे तो सेक्यूरा डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट है और पेटागोनिया डेजर्ट है। अब हॉट, कोल्ड और कोस्टल डेजर्ट ये सब अपन देख सकते हैं कलर्स की बेसिस पे, यस। अब अपन आएंगे एशिया में और यूरोप में। एशिया में नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे है आर्कटिक डेजर्ट, उसके बाद में है किजलकुम, काराकुम, टकलामकान, गोबी, ओडोस डेजर्ट और थार डेजर्ट। थार डेजर्ट के जस्ट लेफ्ट साइड में, ईस्टर्न साइड में आपको मिलेगा अरेबियन डेजर्ट, और अरेबियन डेजर्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ सहारन डेजर्ट। अफ्रीका में ही नीचे अपन देखेंगे सदर्न पोर्शन में नामिब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, डेनाकिल डेजर्ट और नूबियन डेजर्ट। फिर आएंगे अपन कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में अपने पास में है टानामी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट। हाँ, इसी तरह से आपको भी लर्न होने चाहिए। बिल्कुल सदर्न मोस्ट पोर्शन है आपका एंटार्क्टिक डेजर्ट। ऑल दीज डेजर्ट्स, कौन सा डेजर्ट कौन से कंट्री में है, किस टाइप का डेजर्ट है, ये आपको टिप्स पे याद होना जरूरी है। डेजर्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसके बाद में है अपने पास में इकोसिस्टम। ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इकोसिस्टम और इकोसिस्टम से में पाई जाने वाले जो पिरामिड्स हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, उनको थोड़ा डिटेल में निकाला है। देखते हैं। ऐसी कम्युनिटीज यानी कि ऐसे जीव जंतु, फ्लोरा, फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब मिला के जो एक दूसरे से साथ में, एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। कोई किसी की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कोई किसी को एनर्जी दे रहा है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स होंगी, पैरासिटिक रिलेशनशिप्स होंगी, यानी कि अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स एक साथ इंटरकनेक्टेड हैं और एक जगह सर्वाइव कर रहे हैं, उसी को कहते हैं इकोसिस्टम। ओके, नेक्स्ट कहाँ पे पाए जाते हैं भाई? अलग अलग टाइप के जगहों पे, अलग अलग टाइप के वेदर पैटर्न्स हो गए, अलग अलग टाइप का बायोम हो गया, वहां पे अलग अलग टाइप के आपको इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब यही होता है फ्लोरा और फौना। इस शब्द का मतलब होता है फ्लोरा, फौना, किस तरीके की लाइफ आपको कहां देखने को मिल रही है, दैट इज द मीनिंग बिहाइंड द वर्ड बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है, कुछ ऐसी जगह होती हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव टू चेंज होती हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंज हो गया या किसी भी टाइप की ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी लॉस होने लग जाता है, यानी कि वहां के जीव जंतु अपनी लाइफ खोने लग जाते हैं। तो उनको थोड़ा हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हॉटस्पॉट हैं। हॉटस्पॉट्स की अभी एग्जांपल देखते हैं। और कुछ ऐसी बायोडाइवर्सिटी एडेप्टेशंस भी देखेंगे कि वेदर चेंज हो गया है या बहुत ज्यादा क्लाइमेट वेरिएशन हो गया है, ग्रासलैंड्स में कैसे एनिमल्स और ट्रीज पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट में कैसे पाए जाते हैं, डेजर्ट्स में कैसे पाए जाते हैं, कोस्टल एरियाज में कैसे पाए जाते हैं। तो एनिमल्स, पूरी धरती पे एनिमल्स हैं, राइट, लेकिन हर जगह के एनिमल्स अपने से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे एनिमल से डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर उनको जैसा वेदर मिलता है, जैसा खाने पीने का सामान मिलता है, जैसा उनके पास में क्लाइमेट उनको फेस करना पड़ता है, जैसा कॉम्पिटिशन होता है रिसोर्सेज के लिए, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज करते हैं। विल सी व्हाट इट मींस, बट अभी तक यहां तक क्लियर है? बढ़िया। यहां देखते हैं, ये है हॉटस्पॉट्स का एरिया। क्या है ये? ये है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नाम लिखे हुए हैं, जगह हैं। एक चीज नोटिस करना, बहुत एक्सट्रीम साउथ सदर्न हेमिस्फेयर का और एक्सट्रीम नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का, यहाँ पे आपको किसी भी टाइप की बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को नहीं मिलेगी। सी, कैनेडियन पोर्शन पूरा का पूरा, रशिया पूरा का पूरा, मंगोलिया, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ चाइना, मोस्ट ऑफ यूरोप, सब गायब है, राइट। दूसरी चीज, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपको डेजर्ट्स में भी देखने को नहीं मिलेगी। नहीं है? नहीं है। सवाना ग्रासलैंड्स में भी नहीं है, नहीं है। सी, डेजर्ट्स में और ग्रासलैंड्स में नहीं है, नहीं है ना। दिस होल पोर्शन इज परमाफ्रॉस्ट, हर वक्त यहां बर्फ रहती है, नहीं है ना। वेरी गुड। उसी तरीके से मच ऑफ अमेरिका डेजर्ट्स हैं, नहीं है हॉटस्पॉट। एग्जैक्टली, इसका मतलब हॉटस्पॉट वहां मिलेंगे जहां पर बारिश होती है और जंगल हैं। ओके, राइट। उसी चीज को नोटिस करो, यहां पर क्या है? बारिश होती है बहुत ज्यादा, रॉकी माउंटेन्स की, रॉकी माउंटेन्स बहुत ज्यादा हाइट पे हैं, बहुत ज्यादा वहां बारिश होती है। क्यों? क्योंकि वो बादल भिड़ के वहीं बरस जाते हैं। तो लीवे साइड ऑफ रॉकी माउंटेन्स, यहां पर क्या है? डेजर्ट्स हैं, राइट। द होल ऑफ पनामा कैनाल एंड कॉर्डिलेरा ऑफ दी एंडीज, बहुत ज्यादा बारिश होती है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहां पर पाए जाएंगे, तो यहां पर आपको एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। दिस पोर्शन, ब्राजील सेराडो, ब्राजील सेराडो,
द वर्ड इज चेराडो या सराडो, इंग्लिश में सराडो और स्पेनिश बोली जाती है वहां पे तो चेराडो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, इसके अलावा अटलांटिक फॉरेस्ट ऑफ द ब्राजीलियन ब्रांच। ओके, दिस इज वेस्ट अफ्रीकन फॉरेस्ट। क्यों है यहाँ पे वेस्ट अफ्रीकन फॉरेस्ट? यहाँ पे कंट्री कौन सा है मुझे कमेंट्स में बताओ। इस एरिया में कौन कौन से कंट्रीज पड़ते हैं? एक कंट्री के ऊपर एक डायमंड्स के ऊपर मूवी भी बनी हुई है ना। यहाँ पे क्या है? ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन है, जिसके कारण यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है। सक्युलेंट कार्को यहाँ पर आपको मिलेंगे। बायोडाइवर्सिटी, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। मेडिटेरेनियन बेसिन में आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मिलेगा। कॉकेशस, सेम रीजन, पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया, पूरा का पूरा ईस्ट एशिया और इंडिया का वेस्टर्न घाट्स वाला पोर्शन। ओके, इसके अलावा पूरा का पूरा आपका श्रीलंका कवर हो रहा है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन कवर हो रहा है और हिमालयस कवर हो रहे हैं। पूरा का पूरा पोलिनेशिया माइक्रोनेशिया कवर हो रहा है। न्यूजीलैंड, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, कवर हो रहा है। और कुछ भूल रहे हैं अपन, मेडागास्कर ऑब्वियसली कवर होगा ही होगा। इसके अलावा ईस्ट अफ्रीकन आर्क कवर होएगा। क्या अपन ने कुछ छोड़ दिया है? नहीं। कैरिबियन आइलैंड्स यहाँ पर, वेस्ट इंडीज, राइट, ये कवर होता है। माइक्रोपोलिनेशिया यहाँ पर कवर हो गया है। समझ में आ गई कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ये देखना इंपॉर्टेंट है, उन्हीं जगहों पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाला हॉटस्पॉट आपको मिलेंगे जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ढूंढना है तो बारिश वाले इलाके देख लो, जहां पर बारिश होगी, जहां पर जंगल होंगे, बहुत सारे जानवर पाए जाएंगे, रिसोर्सेस के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, उन जगहों पे आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलेंगे। ठीक है, दिस इज डन, रट जाएगा। पीपीटी आपके पास होगी, एक एक नाम पढ़ो और उसको याद कर लो ना। फिर है कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है जो अपन ने पहले देखा था? बायोस्फीयर तीन चीजों से बनके मिलता है, मिलके बनता है। लिथोस्फीयर यानी कि जमीन, एटमॉस्फेयर यानी कि हवा, और हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी। ये तीन चीजें जहां पर एक जगह मिल रही होंगी वहां पर होगी लाइफ। ठीक है, तो लिथोस्फीयर हो गया। लिथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एयर, और हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है वाटर। जिन जगहों पे इन तीन चीजों का मिलन होगा उन जगहों पे आपको लाइफ देखने को मिलेगी, और वो लाइफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स के फॉर्म में पाई जा सकती है। ठीक है, यस, टाइगा टूंड्रा वाले जो रीजन्स हैं जहां पर पर्माफ्रॉस्ट भी देखने को मिलेगा, वहां पर भी आपको लाइफ मिलेगी, माइक्रोबियल लेवल पे मिलेगी, लाइकेंस एंड मॉसेस के फॉर्म में मिलेगी, लेकिन लाइफ मिलेगी। इवन एंटार्क्टिका पे भी लाइफ है ना। पेंगुइन्स कहाँ हैं? ओके, राइट। तो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स, इन तीनों को होना जरूरी है ताकि उन तीनों में से कुछ तो हो सके। इन दोनों को मिला के बायोस्फीयर बनता है, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स। इधर देखते हैं, बायोस्फीयर का डायग्राम है। दिस इज एटमॉस्फेयर जहां पर हवा है, दिस इज हाइड्रोस्फीयर जहां पर पानी मिल रहा है, दिस इज लिथोस्फीयर जहां पर लैंड है, जमीन है। मैम समंदर वाले तो बायोस्फीयर होते हैं, हाँ, लेकिन समंदर भी जमीन के ऊपर ही है। ठीक है, ओशन क्या है? ओशन भी तो क्रस्ट के ऊपर ही है ना, तो देयर इज लैंड ओवर देयर। अब टेरेस्ट्रियल बायोम्स मतलब जहां पर लैंड है, लैंड में प्लांट सिस्टम, एनिमल सिस्टम और सॉइल सिस्टम में इंटरेक्शन होता है, यानी कि सॉइल से प्लांट अपनी एनर्जी लेगा देगा, और एनिमल्स जो प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, या एनिमल्स जो एनिमल्स को कंज्यूम कर रहे हैं जिन्होंने पहले प्लांट को कंज्यूम किया था, उनकी साइकिल चलती है। उसी तरीके से एक्वेटिक बायोम्स भी होते हैं। एक्वेटिक बायोम्स में आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, प्लांट्स नहीं, सॉइल सिस्टम नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी आपको प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन सॉइल से न्यूट्रिएंट नहीं लेते हैं, वो पानी के अंदर घुले हुए पिले हुए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हीं को एक्सट्रैक्ट करते हैं। डन, बढ़िया। नेक्स्ट, ये है आपकी बायोस्फीयर के एक्सटेंट। इट्स जस्ट एक तरह से ज्यादा ब्रॉड डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन है बायोस्फीयर का ही। अभी तक जो अपन ने देखा है वही है। सी, लैंड पे क्या क्या होता है? माउंटेन होता है, सॉइल होता है, सॉइल में पाने जाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? बहुत सारे यहाँ पर पेड़ पौधे मिलेंगे। तो दिस इज लिथोस्फीयर जहां पर लैंड है। देन दिस इज हाइड्रोस्फीयर जहां पर पानी है। पानी के अंदर कुछ फोटिक जोन होती है, कल अपन ने देखा था 200 मीटर तक क्या होता है, पानी की गहराई में लाइट पहुंच सकती है, उसके नीचे क्या होता है? एफोटिक जोन होता है। तो 200 मीटर तक जो लाइट है वहां पर आपको प्लैंकटन, सी बर्ड्स, वहां पर आपको बहुत सारे नेक्टॉन्स और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी खाने पीने, सॉरी, ऐसे ऐसे एनिमल्स मिलेंगे जो समंदर में पाए जाते हैं। इनका इंटरेक्शन इस एरिया में होता है, लिटरल एरिया में होता है, LITTORAL, लिटरल एरिया में जो इन चीजों का इंटरेक्शन होता है वहां पर भी एक अलग लाइफ पाई जाती है। यहाँ पर जनरली आपको कोरल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा बायोस्फीयर का एक्सटेंट है।
एक एक वर्ड को भी पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि इसका मतलब क्या चल रहा है, राइट। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर लेक्स में मिलेंगे, लैंड में प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ऑल दीज थिंग्स आर टुगेदर बायोस्फीयर। नाउ बायोस्फीयर का एक और डायग्राम पानी, पानी के अंदर पाए जाने वाले जीव जंतु, दिस इज लैंड, लैंड के ऊपर फंगस भी है, ट्रीज भी है, टर्माइट्स भी हैं, उसके साथ साथ आपके क्या कहते हैं ग्रासलैंड्स भी हैं, और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो सड़ रही हैं, जैसे रॉटन लॉग, कोई जानवर मर गया है तो उसकी जो डेड बॉडी है उसके ऊपर डेड जो माइक्रोब्स होते हैं वो उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं, राइट। और उसके अलावा वल्चर्स भी होती हैं जो डेड एनिमल्स को कंज्यूम करती हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसके अलावा सन और हीट, नेवर फॉरगेट सन एंड हीट। अभी अपन ने बायोस्फीयर का जो डायग्राम देखा है उसमें सन और हीट नहीं लिखा हुआ, डज नॉट मीन कि बिना सूरज की रोशनी के ये काम कर जाएगा। वो एक परमानेंट चीज है, उसको कोई आपको इधर उधर नहीं करना अपन को, ठीक है। सन एक परमानेंट चीज है, सन को आना ही आना है। नेक्स्ट इधर देखते हैं, नया कॉन्सेप्ट है फूड चेन और फूड वेब। दोनों में फर्क क्या है? फूड चेन में हम एक सिंगुलर लाइन ऑफ एनर्जी मूवमेंट देखते हैं। सिंपल सी चीज देखते हैं, फंगस वगैरह है, नहीं इधर तो लास्ट में जाएंगे, यहाँ आएंगे ग्रीन प्लांट्स, सी पानी, सूरज और लैंड, इन तीनों के मिलन से बनेंगे यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स, यानी कि आपके जितने भी पेड़ पौधे हैं जो कंज्यूमेबल है होते हैं वो सारी की सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी, ग्रासेस, ट्रीज, मॉसेस, लाइकेंस, उसके अलावा जो भी बेल वगैरह होती हैं, चाहे वो पैरासिटिक ही क्यों ना हो, ठीक है, ये सारी यहाँ जाएंगी। इनको कंज्यूम करेगा ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर क्या करता है? पत्ते खाता है, हाँ। ग्रास हॉपर को कंज्यूम करेगा फ्रॉग, क्योंकि फ्रॉग ग्रासहोपर को खाता है, इसको कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये तो है प्रोड्यूसर जिसने एनर्जी बनाई है, ठीक है। जमीन के अंदर से जाइलम और फ्लोएम से होता हुआ न्यूट्रिएंट्स और वाटर लीव्स तक जाता है, लीव सनलाइट लेती हैं और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, ऑक्सीजन रिलीज करती हैं और फोटोसिंथेसिस होता है जिसके कारण फूड बनता है, एनर्जी होती है। एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा टर्शियरी कंज्यूमर यानी कि स्नेक, स्नेक को उड़ा के ले जाएगी ईगल, ये है फाइनल कंज्यूमर, हॉक, ईगल, वल्चर कुछ भी कह सकते हो। और इनको जब ये डेड हो जाते हैं, जो वल्चर है वो वल्चर भी तो किसी दिन मरेगा ना, राइट। तो वल्चर मरेगा, वल्चर पड़ा रहेगा जमीन के ऊपर, और उसके ऊपर उसकी डेड बॉडी के ऊपर माइक्रोब्स और फंगस होंगे, ठीक है। फंगस सड़े हुए पे उगता है, ठीक है, हो गई। ये होती है फूड चेन। फूड चेन के बाद में आता है फूड वेब। ऐसा तो है नहीं कि ग्रास हॉपर को सिर्फ फ्रॉग खा रहा है और फ्रॉग को सिर्फ स्नेक खा सकता है, फ्रॉग को ईगल भी खा सकती है, वही इंटरमिंगलिंग यहाँ पे होती है। एक सिंपल डायग्राम के लिए हम फूड चेन कंसिडर करते हैं, और रियलिटी में फूड चेन कुछ नहीं होता है, फूड वेब होता है, वेब मतलब जाल, ठीक है, राइट। इधर आते हैं, फूड चेन का डायग्राम ही है। फूड चेन कैसे काम करता है? फर्स्ट लेवल पे आपके ऑटोट्रॉफ्स होंगे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके फूड बनाएंगे। ऑटोट्रॉफ्स को हर्बीवोर्स कंज्यूम कर जाएंगे, यानी कि ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले जानवर। हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स कंज्यूम कर जाएंगे, यानी कि जानवरों को खाने वाले जानवर। और कार्निवोर्स को मैन कंज्यूम करेगा, और मैन हर्बीवोर को भी कंज्यूम करेगा और ऑटोट्रॉफ्स को भी कंज्यूम करेगा। सी, कार्निवोर को कंज्यूम कर रहा है ना, कार्निवोर जा रहा है, उसके बाद में हर्बीवोर जा रहा है, ऑटोट्रॉफ्स भी जा रहे हैं। तो मैन जो है वो सबको कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये है T4 लेवल ऑफ, सॉरी TL लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, टर्शरी लेवल होते हैं ये, ठीक है, बढ़िया। जब मैन की, कार्निवोर की, हर्बीवोर की और ऑटोट्रॉफ की डेथ होती है तो उनकी डेड बॉडी को डीकंपोजर्स डिकंपोज करते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं, और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को यूज करके कोई दूसरा पौधा फूड बना लेता है, जाइलम और फ्लोएम से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं, सॉइल, वाटर, ये सब दिख रहा है, बढ़िया। नेक्स्ट, एक सिंपल लीनियर फूड चेन की एनर्जी कैसे काम करती है? प्लांट्स हैं, प्लांट्स ने रेस्पिरेशन, अच्छा प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ते भी तो हैं, सांस भी तो लेते हैं, तो कुछ एनर्जी रेस्पिरेशन में निकल जाएगी और कुछ एनर्जी डिकम्पोजिशन में निकल जाएगी। ज्यादातर एनर्जी हर्बीवोर्स को कंज्यूम होने के लिए मिल जाएगी। हर्बीवोर्स को कंज्यूम करते वक्त भी रेस्पिरेशन में एनर्जी जाती है, डिकम्पोजिशन में जाती है, और खाना खाते वक्त जो चबाना पड़ता है ना उसमें भी एनर्जी लगती है, तो ये एनर्जी लॉस यहाँ होता है। उसके बाद में हर्बीवोर को कंज्यूम करेगा कार्निवोर, एनर्जी चली गई, उसके बाद में कुछ एनर्जी डिकम्पोजिशन में चली जाएगी। और प्राइमरी कार्निवोर्स भी ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उनकी एनर्जी भी डिकम्पोज होती है। उसके बाद में कार्निवोर्स को सेकेंडरी कार्निवोर्स खा लेते हैं, मैन, ठीक है, ह्यूमंस, ह्यूमंस भी रेस्पायर करते हैं और ह्यूमंस की डेथ होती है, वो भी एनर्जी डिकम्पोज करते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी रॉ फॉर्म में हमारे पास में सिर्फ प्लांट्स के पास है,
इसी स्टेज पे है। जैसे ही प्लांट्स को कोई और कंज्यूम करता है तो एनर्जी लॉस होता है और एनर्जी ट्रांसमिशन होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एनर्जी बढ़ के जा रही हो। नंबर ऑफ प्लांट्स आप ज्यादा खाओगे आपको एनर्जी मिलेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लांट से अगर एक पर्टिकुलर एनिमल सर्वाइव करता है तो एनर्जी का लॉस ही होता है, एनर्जी गेन नहीं होता। ठीक है, एनर्जी बढ़ती नहीं है। प्लांट कुछ एनर्जी लूज करता है तो कम एनर्जी ही अल्टीमेटली ट्रांसफर होती है सेकेंड लेवल पे। यही है इस डायग्राम का भी मतलब, राइट आज मुझे मिटाना इसलिए पड़ रहा है बिकॉज आई हैव टू सबमिट द सेम पीपीटी टू यू, आई कैन नॉट सबमिट एनी अदर जो मैं बाद में सबमिट करती हूँ। एनीवे, नाउ इकोसिस्टम देख लेते हैं। इकोसिस्टम में भी अपन ने देखा था जहां पर लाइफ है और लाइफ का इंटरैक्शन हो रहा है। बायोस्फीयर भी एक तरीके का इकोसिस्टम ही है, जबकि अगर पूरा अर्थ देखा जाए तो अर्थ इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ बायोस्फीयर। ठीक है, और बायोस्फीयर में भी बायोम्स अलग अलग होते हैं। बायोम्स के और बायोम्स का फर्दर क्लासिफिकेशन और बायोस्फीयर की मेन हेडिंग इकोसिस्टम ही होती है। दोनों में इकोसिस्टम का यूज सेटिस्फाई होता है। फर्स्ट, इकोसिस्टम के टाइप्स कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके से अपन इकोसिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं। हैबिटेट्स के बेसिस पे, स्पेशल स्केल के बेसिस पे, स्पेशल का मतलब होता है स्पेस, जगह, और ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस कि भाई कहां पर कौन सा इकोसिस्टम किस काम में लिया जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स अपने पास में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है और एक्वेटिक इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब होता है जहां पर जमीन के ऊपर हमें पेड़ पौधे और जानवर देखने को मिल रहे हैं, और एक्वेटिक का दूसरा नाम होता है वाटर, है ना। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड, राइट। उसके बाद में है स्पेशल स्केल, जगह कहां है, लोकेटेड कैसे है वो इकोसिस्टम, कहां पर लोकेटेड है। कॉन्टिनेंटल यानी कि लैंड, ओके, और मरीन यानी कि ओशन। इसको ओशियानिक इकोसिस्टम भी बोलते हैं, मरीन इकोसिस्टम भी बोलते हैं। बोथ द टर्म्स आर करेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, नेचुरल है यानी कि जंगली जंगल है, कोई वहां पर कोई मैनकाइंड का कोई किसी टाइप का कोई इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और कल्टीवेटेड जैसे कि अपने फार्मलैंड्स होते हैं, दीज आर कल्टीवेटेड, राइट। तो ये तरीके के अपन के इकोसिस्टम के टाइप्स होते हैं। इधर चलते हैं। इकोसिस्टम का बेसिक क्लासिफिकेशन देख लिया। अभी अपन ने बायोम्स देखे थे, रेन फॉरेस्ट वगैरह देखे थे, डेसिडियस फॉरेस्ट देखे थे, है ना, डेजर्ट्स देखे थे। कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको इन बायोम्स के लिए जरूरी है जानना। फर्स्ट, रेन फॉरेस्ट में अलग अलग तरह की लेयर्स होती हैं। इसको कहते हैं फॉरेस्ट फ्लोर, जहां पर बहुत ज्यादा डार्कनेस होगी, नमी होगी, और आपको डेंस ग्रासेस देखने को मिलेंगी। लेयर दैट होस्ट इंसेक्ट्स एंड जाइंट एनिमल्स, यहाँ पर ग्रासेस होती हैं और यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं। जैगुआर, लेपर्ड्स यहाँ पर मिलेंगे, और बहुत ही हजार हजार करोड़ तरीके के आपको इंसेक्ट्स मिलेंगे, राइट। उसके बाद में होता है अंडर स्टोरी लेयर। अंडर स्टोरी लेयर में कुछ छोटी मोटी हर्ब्स होती हैं, श्रब्स होती हैं, बुशेस होती हैं, और यहाँ पर इनकी हाइट जो होती है वो मतलब अराउंड 6.5 फीट, मे बी 10 फीट तक, उससे ज्यादा इनकी हाइट नहीं जाती है। इनको अंडरस्टोरी कहते हैं। फिर होती है कैनपी लेयर। कैनपी लेयर किसको बोलते हैं? कैनपी का मतलब होता है जो छत बन जाती है। पेड़ जो टॉप मोस्ट उनकी टहनी होती है, जब बहुत सारे पेड़ होंगे, बहुत सारी टॉप मोस्ट जो टहनियां हैं वो एक पर्टिकुलर लेवल बना लेती हैं, उसको बोलते हैं कैनपी। जंगल की छत की तरह काम करती है कैनपी। सी, ये थिकेस्ट लेयर होती है। सबसे ज्यादा फ्लोरा और फौना को होस्ट करने में मदद करने के लिए इन्हीं पेड़ों की जरूरत पड़ती है। यहां तक आपको मंकीज, ओरंगुटैन्स, ये सब देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट चीटाज और लेपर्ड्स भी ऊपर तक चढ़ते हैं। और ये है एमर्जेंट लेयर, यानी कि कोई एक ऐसा पेड़ जो पता नहीं कहाँ ही चला गया है। आपको जनरली रेडवुड में ये देखने को मिलेगा। रेडवुड ट्रीज जो होते हैं वो बहुत बहुत ज्यादा टॉल होते हैं। ठीक है, दीज आर टॉलेस्ट ट्रीज। यहाँ पर कुछ बर्ड्स, कुछ इंसेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली एनिमल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहां तक आपके लेपर्ड्स वगैरह नहीं चढ़ते। ठीक है, यहां तक नहीं चढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये है आपके डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाने वाली ट्रीज। मॉनसून से पहले मार्च अप्रैल मई में जो थोड़ी बहुत बारिश होने लगती है, थोड़ा बहुत ठंडक सा माहौल होता है, ठंडी हवाएं चलने लगी हैं सिर्फ। ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इंडिया में प्री मॉनसून बहुत एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है अपने पास में, है ना, ऐसा नहीं है। जनरली मेडिटेरेनियन क्लाइमेट वगैरह के आसपास अपन ये चीज देख सकते हैं। फिर है मॉनसून, जून जुलाई अगस्त। जो शेडिंग होनी थी पेड़ों की, उन्होंने अपनी पत्तियों को शेड कर दिया, और यहाँ पर आते हैं फ्लावर्स, फ्लावरिंग होती है। पोस्ट मॉनसून यहाँ पर हमें ऑटम देखने को मिलता है। ठीक है, पत्ते झड़ जाते हैं, पतझड़ आ जाता है। ये डेसिडुअस में ही देखने को मिलेगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट में एक पर्टिकुलर सीजन नहीं होता है जहां पर आपको पतझड़ देखने को मिले। साल भर जो पेड़ फील करता है ना कि भाई मुझे पत्ते झाड़ने हैं, आई नीड समथिंग न्यू ऑन मी, राइट, तो फिर वो पेड़ पतझड़ कर देता है। लेकिन पूरे के पूरे फॉरेस्ट
पतझड़ दिखाएं, ऐसा नहीं होता, ब्राउननेस नहीं होती है हमेशा, इसीलिए उनका नाम एवरग्रीन होता है, हमेशा हरे ही नजर आते हैं वो जंगल, क्योंकि हर पेड़ अपने अपनी सहूलियत से पतझड़ करता है, पूरा जंगल एक साथ नहीं करता। डेसिडस में ऐसा नहीं है, डेसिडस ट्रीज जो होते हैं, डेसिडस फॉरेस्ट जो होते हैं, वो एक पर्टिकुलर सीजन में पतझड़ करते हैं, तो पूरा जंगल ही आपको ब्राउन नजर आ जाएगा, पतझड़ हो जाएगी। और विंटर वगैरह में ऑब्वियसली बात है, अपने घर में जो आसपास पेड़ पाए जाते हैं उनको अपन भी तो छंगाते हैं ना कि भाई ठीक है इनका टाइम आ गया है, इनको पुराने टहनियों को हटा के अपन माली को बोल के नया बनवा लेते हैं, राइट। ये है एडेप्टेशंस इन प्लांट्स। एडेप्टेशन का मतलब होता है जिस जगह पर कोई फ्लोरा पाया जा रहा है वो उस जगह के क्लाइमेट और उस जगह में पाई जाने वाला कंपटीशन जो है न्यूट्रिशन के लिए, रिसोर्सेज के लिए जो कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी अपनी शक्ल को अपनी चेंज कर लेता है, राइट, सहूलियत के लिए चेंज कर लेता है। टूंड्रा, मॉसेस एंड लाइकेंस, मैं इनको लिख देती हूँ सो दैट यू फाइंड दिस। टूंड्रा में आपको मिलेंगे मॉसेस एंड लाइकेंस, मॉसेस एंड लाइकेंस, ठीक है, राइट। ये है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, देखो पतझड़ में रंग बिरंगे पेड़ पौधे आते हैं, पेड़ों के तने मोटे होते हैं और ग्रीन कलर की आपको ब्राइट लीव्स देखने को मिलेंगी। टेम्परेट ग्रासलैंड्स, सिर्फ ग्रासेस हैं, कलर क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी शेडिंग ऑफ लीव्स होती है, अदरवाइज ये ग्रासलैंड्स हैं। टाइगा में ट्राइंगल, जैसे एल्पाइन फॉरेस्ट इसको बोलते हैं एल्पाइन, है ना, और नीडल लाइक लीव्स होती हैं। और पिरामिडल, पिरामिड शेप ट्रीज पाए जाते हैं। डेजर्ट में आपको ये समझ में आ गया टाइगा, राइट। एक्वेटिक, पानी में है जनरली, जैसे आपके पास बेस्ट एग्जांपल है लोटस, उसके अलावा वाटर हाइसिंथ, राइट। तो ये आपके पास में एग्जांपल्स हैं, पानी की सतह के ऊपर बड़े बड़े पत्ते होते हैं जो कि डूबने नहीं देते अपने क्या कहते हैं फ्लावर को, और जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही पतली और बहुत ही शैलो होती हैं, क्योंकि उनको ठीक है पानी में से जो न्यूट्रिशन है वो हाथों हाथ ही मिल रहा है, तो उनको बहुत ज्यादा गहरा जाने की तो जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो सॉइल प्रेजेंट, ओके। तो एक्वेटिक प्लांट्स हो गए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लाइक आई सेड बिफोर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत टॉल, बहुत डेंस होते हैं, आपको जो पत्तियां हैं जैसे केले की पत्तियां होती हैं, है ना, तो बहुत ज्यादा वाइड और ब्रॉड होती हैं, ब्राइट ग्रीन कलर की होती हैं, सॉरी ब्राइट नहीं, डार्क ग्रीन कलर की होती हैं, ब्राइट ग्रीन आपको यहाँ मिलेगा टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ब्राइट ग्रीन मिलेगा, डार्क ग्रीन आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगा। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में भी यही है, रेन फॉरेस्ट अभी भी है लेकिन टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं, तो थोड़ा सा डेसिडुअस फॉरेस्ट का इसमें पॉइंट्स होंगे और थोड़े से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पॉइंट्स होंगे। ये आ गया। डेजर्ट्स में आपके पास में थॉर्न होंगे, क्या होंगे, कांटे, राइट, और बल्बुअस लीव्स, BULBUOUS, बल्बुअस लीव्स, एक्सक्यूज मी इफ द स्पेलिंग डज नॉट वर्क, बट बल्बुअस का मतलब होता है ऐसे पत्ते जो जिनके अंदर जेली पाई जाती है, जैसे एलोवेरा है, राइट, आंकड़े के पौधे होते हैं ये सब, है ना, राइट। आगे चलते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आपके लिए जानने जरूरी हैं। पिरामिड का मतलब होता है ये सिंपल सा, आपके पास में लिखा हुआ पूरा होगा, डोंट वरी अबाउट व्हाट आई एम सेइंग, उसके ऊपर ध्यान दो। तो एक पिरामिड बनाते हैं, पिरामिड कैसा होता है, ऐसा होता है ना। पिरामिड में क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं, पिरामिड ऐसे ही होगा, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, और इसमें भी लेयर्स होंगी। सिर्फ एक कंडीशन में ये पिरामिड सेटिस्फाई होता है, मरीन बायोमास। ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन में सेटिस्फाई होता है, बायोमास दैट इज फाउंड इन मरीन इकोसिस्टम्स। ब्लू व्हेल है, सबसे ज्यादा भारी है और उसका खाना जो है वो बहुत हल्का होता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स लगाएंगे, यहाँ पर वो नीमो वाली मछली कौन सी होती है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, मैंने अभी सुबह पढ़ा था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जस्ट गिव मी हाफ अ मिनट, जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड्स एट लीस्ट। सैमन वगैरह लगा देते हैं, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। एनीवे यहाँ पर सैमन वगैरह लगा देते हैं, यहाँ पर आप जेलीफिश वगैरह लगा दो, जो लोकल जेलीफिश पाई जाती हैं, जो समुद्र के किनारे पाई जाती हैं, जनरली बहुत डीप सी में नहीं होती हैं। और यहाँ पर आप ब्लू व्हेल लगा दो, तो वजन क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे घटता हुआ आ रहा है। बायोमास में यही पिरामिड होता है, और ये होता है एनर्जी पिरामिड। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है ना, फ्रॉग को कौन खा रहा है, ईगल खा रही है, ईगल को कौन खा रहा है, मैन खा रहा है। ओके, अमेरिका में ईगल खाना इलीगल है, क्यों, कोई बता सकता है,
अमेरिका में बॉल्ड ईगल को आप कंज्यूम नहीं कर सकते फूड के तौर पे, डॉग्स को नहीं कर सकते, कैट्स को नहीं कर सकते, हॉर्सेस को नहीं कर सकते, ठीक है, वो इलीगल एक्ट है वहां पे। कुछ एनिमल्स हमारे पास में भी हैं जिनको अपन स्लॉटर करके कंज्यूम नहीं कर सकते कुछ कुछ रीजन्स में। एनीवे ये समझ में आया, पिरामिड का मतलब यही होता है, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल, TROPHIC, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे अलग अलग टाइप का अपन को पिरामिड का साइज देखने को मिल रहा है। दिस इज व्हाट इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑल अबाउट। समझ में आ गया? एनर्जी पिरामिड की प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है उनके पास 100% एनर्जी है, प्राइमरी कंज्यूमर जो है उनके पास में 10% एनर्जी कम है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और 10% एनर्जी कम कर दोगे, और टॉप लेवल पे जो है वो सबसे कम एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसलिए सबसे छोटा पार्ट पिरामिड का ऊपर ही है। सन को नहीं भूलना है, यू नीड टू रिमेंबर दैट सन एग्जिस्ट्स, ओके, सन से ही बन रहा है। फिर है थर्ड कंज्यूमर्स, ये आपके मरीन बायोमास। अब ये बायोमास जो है ये डिक्रीज हो रहा है अगर टेरेस्ट्रियल बायोमास की बात कर रहे हैं, तो जंगलों में अपने यहाँ पर जो लैंड के ऊपर जो बायोमास है वो डिक्रीज होता हुआ होता है, और ये थर्ड लेवल कंज्यूमर्स के लिए नंबर की बात हो रही है। मरीन इकोसिस्टम में जो बायोमास पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है गाइस, प्लीज रिमेंबर, ये एमसीक्यू आया था आई थिंक 2018 के आसपास की बात है, 2018 की बात है शायद, या 16 की बात है, और ज्यादातर स्टूडेंट्स ने वो चीज गलत की थी। मरीन इकोसिस्टम में जो बायोमास इकोलॉजिकल पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है, इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स लाइक दिस, प्लीज रिमेंबर, ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, गड़बड़ हो जाती है, मार्क्स कट जाते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमें पता चलता है कि एनर्जी आखिर मूव कैसे कर रही है इकोसिस्टम्स में अलग अलग लेवल्स पे। एनर्जी का प्राइमरी सोर्स क्या है? सन। भाई सन नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना, तो प्राइमरी सोर्स होता है सन। उसके बाद में हमें पता चलता है कि क्यों टॉप के ऊपर कम एनिमल्स हैं और फूड चेन का जो बॉटम मोस्ट पोर्शन है जो पिरामिड का, वहां पर सबसे ज्यादा आपको प्राइमरी प्रोड्यूसर देखने को मिल जाएगा। इससे ये भी पता चलता है कि इकोसिस्टम की हेल्थ कैसी है। अगर बेस बहुत वीक है, बहुत पतला है या छोटा है, तो पूरा का पूरा पिरामिड कोलैप्स कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रोड्यूसर्स कम होंगे तो उसको खाने वाला जो जीव जंतु होंगे उनको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा रिसोर्सेज के लिए। कंपटीशन होगा तो एक दूसरे को मारेंगे, और अगर इकोसिस्टम में एक ही स्पीशी दूसरी स्पीशी से एक ही लेवल के लिए लड़ने लग जाएगी तो फिर वायलेंस ही होगा, राइट? और हम इसको यूज करते हैं ताकि हम एनवायरमेंटल सिस्टम्स को पढ़ सके कि ह्यूमन एक्शन से हम नेचर कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि एक इकोसिस्टम के लेवल पे हम किस तरह से एनर्जी का मूवमेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल पिरामिड समझने के लिए आपके पास में 3 टाइप के पिरामिड होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर्स हमेशा ट्राइंगुलर फॉर्म में ही होगा, पिरामिड ऑफ बायोमास ट्राइंगल फॉर्म में भी हो सकता है, और मरीन कंडीशंस में इन्वर्टेड भी हो सकता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी फॉर एवर ट्राइंगुलर फॉर्म में ही होगा। सो रिमेंबर, पिरामिड ऑफ नंबर्स ऐसे काम करेगा, पिरामिड ऑफ बायोमास ऐसे, या फिर ऐसे काम और पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ऐसे ही काम करेगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी इस टाइप के पिरामिड में भी ऐसा ही होता है, ठीक है, राइट? ऑल दीज टाइप्स यूजुअली लुक लाइक एन अपराइट पिरामिड बट सम कैन बी इन्वर्टेड। बता दिया मैंने, सम कैन बी इन्वर्टेड, राइट? पिरामिड ऑफ नंबर्स के देख लेते हैं, जहां पर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है हर ट्रॉपिक लेवल पे ऊपर जाते जाते कम होने लग जाते हैं। इसमें हम इंडिविजुअल की साइज नहीं देखते, वेट नहीं देखते, सिर्फ नंबर देखते हैं। बॉटम में प्रोड्यूसर्स हैं तो हमेशा ज्यादा ही होंगे, और ऊपर जैसे जैसे कंज्यूमर्स चढ़ते जाते हैं ट्रॉफिक लेवल्स पे तो पिरामिड पतला होता जाएगा, ट्रायंगुलर फॉर्म लेने लग जाएगा। हम इसको नंबर्स पर एरिया के बेसिस पे मेजर करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल्स पर हेक्टेयर। इसका एग्जांपल है, ग्रासलैंड में मिलियंस ऑफ ग्रास प्लांट्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ग्रास हॉपर्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ फ्रॉग्स होते हैं, और कुछ ही हॉक्स मिलेंगी आपको जो कि टॉप प्रेडेटर होती हैं। दिस इज एन एग्जांपल, इसको उसी तरीके से विजुलाइज करना है। इन्वर्टेड पिरामिड आपको कहां मिलेगा? नैरो एट दी बॉटम, वाइडर एट दी हायर लेवल्स। यहाँ पर प्रोड्यूसर जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन बहुत सॉरी उनका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है। व्हेन प्रोड्यूसर्स आर फ्यू बट लार्ज एंड कंज्यूमर्स आर मेनी बट स्मॉल। फॉरेस्ट में आपको यही मिलेगा, एक बड़ा ट्री है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स को सपोर्ट करता है, और बहुत सारी बर्ड्स को सपोर्ट करता है। इसके अलावा पैरासाइट्स वगैरह का एग्जाम्पल भी यहाँ पर सेट हो सकता है। बाद में है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास दोनों तरीके का हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है? बायोमास का मतलब ये होता है टोटल ड्राई वेट, यानी कि बायोमास ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स एट वन ट्रॉपिक लेवल। तो बायोमास का मतलब ये होता है कि जो भी लिविंग मटेरियल है उसमें वजन कितना है, ग्राम्स में पर स्क्वायर मीटर अपन इसको काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये हमेशा अपराइट ही नहीं होता, ये कभी कभी इन्वर्टेड भी हो सकता है, जैसा पहले मैंने बताया आपको।
यहाँ पर अपराइट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ट्रीज हैव हाई बायोमास, डियर्स हैव लेस, वुल्व्स हैव इवन लेस। तो यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, इसको हमेशा मरीन बायोसिस्टम के सॉरी मरीन इकोसिस्टम के बेसिस पे याद करोगे तो ये याद हो जाएगा। सबसे ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में गोल्ड फिश इज द नेम ऑफ दैट नीमो फिश। गोल्ड फिश होती है, गोल्ड फिश के बाद में उससे भी कम आपको सैमन्स मिलेंगी, उससे भी कम आपको शार्क्स मिलेंगी, और वेल्स तो आपको थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में कोई एक मिलेगी, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इंक्रीज होता है, इन्वर्टेड होता है इन द केस ऑफ मरीन इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा। तो ये आपको वाटर जैसा लिखा ना यहाँ पे, दिस कैन बी इन्वर्टेड इन वाटर इकोसिस्टम्स लाइक पॉन्ड्स और ओशंस। इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस अगेन। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी टर्नओवर रेट बहुत ज्यादा होती है, प्रोड्यूसर जो है वो बहुत रैपिडली प्रोड्यूस करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स मिनटों में जन्म लेते हैं, ठीक है, राइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट ट्राइंगल फॉर्म में ही होगा। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो हर ट्रॉपिक लेवल पे लूज होते हुए कितने नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रही है, हमेशा अपराइट। सी, इट्स ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज अपराइट, रिमेंबर दिस। हीट से बनता है, हीट इज इंपॉर्टेंट। हैंग ऑन अ सेकंड, ये हो गया, हाँ। अपराइट और इन्वर्टेड पिरामिड्स अपन देख चुके हैं, उन्हीं का एक तरह से वो है समराइज फॉर्म में लिखा हुआ है कि कहां पर कैसा आपको पिरामिड देखने को मिलेगा और क्यों। नंबर्स के लिए कैसा होता है, बायोमास के लिए कैसा होता है, इकोसिस्टम पे कैसे डिपेंड करता है, एनर्जी के लिए कैसा होता है। कभी भी एनर्जी का पिरामिड इन्वर्ट नहीं होता। सी, यहाँ लिखा है लास्ट पॉइंट में, नो इन्वर्टेड एनर्जी पिरामिड्स, एनर्जी मस्ट डिक्रीज टू सपोर्ट हायर लेवल्स। एनर्जी का पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। अब डिकम्पोजर्स जो होते हैं उनका पिरामिड में क्या रोल है। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, बैक्टीरिया होता है या फंजाई होता है, और ये डेड थिंग्स को ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स में बदल देते हैं, जो कि वापस सॉइल में जाके मिक्स हो जाते हैं। तो प्रोड्यूसर जो हैं वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, सॉइल से वाटर लेते हैं, और डेड एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन डिकम्पोजर्स ने सॉइल में मिक्स किया था उसको यूज करके फूड बना लेते हैं। दे आर यूजुअली नॉट शोन इन पिरामिड्स बिकॉज दे वर्क एट ऑल लेवल्स। आपको हर लेवल पे डिकम्पोजर्स देखने को मिलेंगे, इसलिए उनको पिरामिड्स में, इकोलॉजिकल पिरामिड्स में अपन नहीं शो करते। दे आर इंपॉर्टेंट, ऑब्वियस सी बात है, एंड विदाउट देम द पिरामिड वुड कोलैप्स और वेस्ट विल बिल्ड अप। लास्ट थिंग फ्रॉम टुडे, टुडेज क्लास, अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स के आपके पास में एग्जाम्पल्स। ग्रासलैंड्स में सभी टाइप के ग्रास, लॉस ऑफ ग्रास, फ्यूअर एनिमल्स। फॉरेस्ट में इन्वर्टेड नंबर्स, इफ फोकस ऑन वन ट्री एंड अपराइट बायोमास मिल जाएगा। पॉन्ड में आपको हमेशा इन्वर्टेड बायोमास मिलेगा ड्यू टू फाइटोप्लैंक्टन्स। ओशंस में पॉन्ड का ही सिमिलैरिटी होती है लेकिन हाई एनर्जी। हाँ, एनर्जी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड सिर्फ और सिर्फ वाटर इकोसिस्टम में ही मिलता है, इस चीज को रट लो। ये एक बार यूपीएससी में भी आया था, आई रिमेंबर, आई थिंक 2016 का पेपर है, वहां पे भी बच्चों ने गलत किया था। तो प्लीज ये गलत नहीं करना, ये बहुत इजी है, इसको थोड़ा विजुअलाइज करोगे यू विल फाइंड कि ये बहुत आसान है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत तो मांगेगा, ऑब्वियस सी बात है, मुझे सुनोगे यही मेहनत वाली चीज है, बट यू विल रिमेंबर दिस। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आई अंडरस्टैंड कि आज क्लास छोटी रही है, बट नेचुरल वेजिटेशन का अपन ने कॉन्सेप्ट समझ लिया। कल की क्लास में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी जो ट्रीज के बेसिस पे होंगे, वहीं से अपन सॉइल शुरू करेंगे, सॉइल को थोड़ा इन डेप्थ देखेंगे, और सॉइल के बाद में साथ साथ में हम क्रॉप्स लेते हुए चलेंगे। यू माइट फील कि थोड़ा रश्ड हो रहा है, बट नो, समझने का तरीका यही है। इफ यू अंडरस्टैंड ट्रीज कैसे हैं, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा सॉइल कैसी है, सॉइल से आपको याद हो जाएंगी कि कौन सी क्रॉप कहां से कहां पे होती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी कल, बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगा, ओके, होपफुली कल। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास।